नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की यह खास पेशकश तेरा क्या होगा इकबाल। दरअसल लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए हम हर एक उस परत को उधेड़ रहे हैं जो काले कारनामों के जरिए हाजी इकबाल ने जिसे अंजाम दिया है, जिसने पूरी तरीके से अपने आप को खनन माफिया के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन जब जानकारी प्रशासन के पास, सत्ता के पास, सरकार के पास हाजी इकबाल की पहुंची तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? सवाल ये, हाजी इकबाल ने ऐसा क्या किया सरकार के साथ, क्या कुछ किया उसने प्रशासन के साथ? सीधे तौर पर उसने अपनी काली कमाई का कुछ हिस्सा उन अधिकारियों के, उन नेताओं के मुंह में भर दिया और इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब यह मामला सुदर्शन न्यूज, जो देश का सबसे राष्ट्रवादी चैनल है, उसके पास है और तब तक हम इस मुहिम को चलाएंगे जब तक कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है। और आज हम आपको दिखाते हैं उसके कारनामों की। वैसे उसके कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे एक सीमित वक्त में, एक प्रोग्राम में नहीं समेटा जा सकता और इसीलिए इस मुहिम को हम आपके पास लेकर आए हैं, जिससे आपको बताया जा सके, समझाया जा सके किस तरीके से हाजी इकबाल ने इस देश की संपत्ति को, इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटा है और उस पर कार्रवाई नहीं करने वाले भी उतने ही दोषी हैं जितना हाजी इकबाल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि हाजी इकबाल ने खनन के जरिए जो काली कमाई की है उसे किस तरीके से उसने अंजाम दिया और सत्ता और प्रशासन बैठे अधिकारी मुंह पर टेप लगाए बैठे रहे। हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल बाला के कारनामों को देखकर एक बार को जल्लाद भी कांप जाए। जिन नदियों के किनारे कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दिया करती थी, आज वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो नदियां कभी जिंदगी की सौगात बांटा करती थी, आज खनन की वजह से वही नदियां तबाही का पैगाम लेकर आती हैं। और इन सब की वजह है इकबाल बाला। पहाड़ों के खनन से लेकर नदियों के खनन तक हर तरफ इकबाल ने ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई त्राही त्राही करने लगा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार में इस काले चोर को इतनी तरजीह दी गई कि इसने पानी में आग लगाने का काम किया। सुदर्शन न्यूज की टीम ने सहारनपुर के इन इलाकों में जाकर ग्राउंड लेवल पर देखा। वहां जहां इकबाल बाला के काले कारनामे धरातल पर दिखाई देते हैं। इकबाल बाला ने सिर्फ जमीनों का सीना ही नहीं छलनी किया, बल्कि नदियों को भी बेहाल कर दिया। यमुना नदी है ठीक मेरे पीछे। खनन करके इस यमुना को किस कदर बेकार किया है आप देख सकते हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहां से और वहां तक किनारे तक यमुना नदी का जो है वो क्षेत्रफल है, लेकिन खनन की वजह से यमुना पूरी तरह सिकुड़ कर एक नाले में तब्दील हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि पालतू मवेशी इस वक्त यमुना नदी के अंदर हैं और यमुना नदी का जो हाल है, तमाम गड्ढे हैं। रेत के खनन की वजह से यमुना नदी पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। हथनी कुंड बैराज बगल में ही है जहां से ये नदी होते हुए दिल्ली तक जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा किनारा, मतलब हजारों हेक्टेयर का जो किनारा है यमुना नदी का, वो पूरी तरह से बेकार हो गया है खनन की वजह से। और इस खनन की वजह से पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ता है, उसकी वजह से तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। चंद सिक्कों की चमक में अंधे होकर इकबाल बाला जैसे लोग यहाँ पर किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। खनन माफियाओं के ऊपर जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हुए या सोशल एक्टिविस्ट हुए, उनको या तो ख़त्म कर दिया गया या उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ आज अपने कैमरे से हर वो चीज़ कैद करेगा, हर वो चीज़ दिखाएगा, हर वो सबूत दिखाएगा जो इन खनन माफियाओं की काली करतूत का भंडाफोड़ करेंगी। और सुदर्शन न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इनके खनन के जो माफियागिरी है या खनन का जो खेल है उसको ही नहीं, इसके अलावा भी इनके जो काले कारनामे हैं, जो काले धंधे हैं, उनका भी एक एक पहलू आपके सामने लेकर आएगा। दरअसल सहारनपुर जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। हरियाणा में एक जिला है यमुनानगर, जहां से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की शख्स ने क्या हालत कर दी है,
इन तस्वीरों में आपने देखा जहां पर पूरी तरीके से अब वीराना नजर आता है। उस जमीन पर जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से इस शख्स ने बंजर कर दी है। वहां अब कोई फसल नहीं हो सकती है। हजारों हेक्टेयर भूमि पूरी तरीके से इस शख्स की कारगुजारियों की वजह से बर्बाद हो चुकी है। होना क्या चाहिए था? होनी चाहिए थी कार्रवाई, होना चाहिए था कि इस शख्स को सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस वजह से? सवाल यह है कि जब इस शख्स की लगातार काली कमाई बढ़ रही थी, आखिर सत्ता में बैठे लोग क्यों मुंह बंद किए बैठे हुए थे? आखिर वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिनके आंखों के नीचे तमाम ये चीजें हो रही थी, उन्होंने आंखें क्यों बंद की? क्यों उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई? सवाल यह है। और इसीलिए हाजी इकबाल का ये पूरा मामला हम आपके बीच लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि सत्ता और प्रशासन में बैठे अधिकारी किस तरीके से इस देश की, आपकी और हमारी संपत्ति को लूट रहे हैं और हाजी इकबाल जैसे लोग उससे मौज काट रहे हैं। लेकिन अब हाजी इकबाल पर कार्रवाई होगी और तब तक, जब तक कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है, सुदर्शन न्यूज पर यह मुहिम चलती रहेगी। हाजी इकबाल को जवाब देना होगा, सत्ता को जवाब देना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना होगा कि उसकी काली कारगुजारियों का आखिर जिम्मेदार कौन है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर हाजी इकबाल ने किस तरीके से खनन के जरिए जिले की, एक राज्य की और देश की संपत्ति को लूटा है और उसे आखिर अब क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर हम चर्चा भी करेंगे और तमाम उसकी कारगुजारियों का आपके सामने भी रखेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। हमारे साथ जो है ए.के. दुबे साहब जुड़ेंगे, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। वहीं भास्कर चुग साहब पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। रजत मिश्रा हमारे रिपोर्टर जो है लखनऊ से, वो जुड़ेंगे। अश्विनी त्रिपाठी हमारे इनपुट एडिटर जो हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, तमाम पहलुओं को समझेंगे और ये बताएंगे कि कानून को इस शख्स के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी और क्या कार्रवाई उस पर होगी। और प्रशासन और सत्ता जो अब से पहले सरकारें रही हैं, उन्होंने कहां कमी छोड़ दी और क्यों सत्ता में बैठे लोगों ने अपना मुंह बंद रखा, आंखें बंद रखी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। एक शख्स खनन के जरिए किस तरीके से एक जिले को बर्बाद कर सकता है, इस देश की संपत्ति को लूट सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो है हाजी इकबाल, जिसने इस खनन के जरिए ही अकूत संपत्ति, काली संपत्ति, काला धन इकट्ठा कर लिया और बता दें कि एक यूनिवर्सिटी, लोकल यूनिवर्सिटी का मालिक बन बैठा है। इसी पर हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं दुबे साहब, मामला कानून के लिहाज से भी, इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से भी, कैसे एक शख्स जो है लगातार लूट मचाता है। तस्वीरें भी आपने यहां पर देखी कि कैसे उसने पूरी तरीके से जो यमुना का क्षेत्र है उसे बर्बाद कर रख दिया है। एक फसल जो है वहां पर नहीं हो सकती है, इन हालातों में उसने पहुंचा दिया है। और ये जो काला कार्य को अपना अंजाम दे रहा है, वो लगातार लंबे वक्त से, 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से लगातार वो इस काम को अंजाम दे रहा है। होना क्या चाहिए था और कहां लगता है कि कमी कहीं ना कहीं छूटी है? मशीनरीज के पार्ट पर, नेताओं के पार्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर और सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों के पार्ट पर है। न्यायालय की बात तो बाद में आती है। न्यायालय, जब गवर्नमेंट मशीनरीज फेल हो जाती हैं तब न्यायालय के सामने बात आती है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना सिर्फ नदियों को ख़त्म कर रहा है, नदी को नाले में परिवर्तित कर दिया, बल्कि अरबों रुपए की सरकारी शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया। उसके बाद सफ़ेद पोश बन के एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी भी खोल लेता है, जैसा अभी देख रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके हाथ सत्ता में बैठे कहाँ कहाँ तक लोगों से हैं। अगर किसी ने छोटे और उस जगह पर आवाज़ उठाने की कोशिश भी की होगी तो उनकी आवाज़ ये खनन माफिया, रेत माफिया जो है दबा देते हैं। और तमाम समय समय पर हम लोग सुनते भी रहते हैं किस तरह से खनन माफिया कभी एसडीएम को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, कभी माइनिंग ऑफिसर को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, कभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता क्या है, अभी हमने जब हाजी इकबाल को लेकर जिन जिन लोगों से संपर्क किया है, ज्यादातर लोगों के बीच में इतना डर व्याप्त है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
इस तरीके से इस शख्स ने लोगों की जबान बंद कर दी है। और लगातार हमारे साथ जब कल यहां पर जो मेहमान जुड़े हुए थे, जिसमें हाजी इकबाल के भाई भी साथ थे, उन्होंने यह तक कहा कि उनकी जान पर कई बार हमले हो चुके हैं। जो यहां पर रणवीर सिंह हैं, जो याचिका करता है, उन्होंने जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, उनका भी कहना है कि उन पर हमले करवाए गए हैं। जो भी शख्स वहां पर मुंह खोलता है उन पर हमला हो जाता है। यह हालात जो है पैदा कर दिए इस शख्स ने। हमारे साथ यहां पर भास्कर चुग साहब भी हैं, पर्यावरणविद हैं। भास्कर साहब, अभी आपको भी हमने यहां पर तस्वीरें दिखाई हैं कि क्या हालत इस शख्स ने जो है यमुना के इलाके की कर दी है। दरअसल पूरी तरीके से वो हरा भरा इलाका था और आज वहां हालात ये हो गए हैं कि एक फसल वहां नहीं हो सकती है, पूरी तरीके से वीराना है। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब इस तरीके का खनन होता है तो कितना नुकसान जमीन को होता है, क्योंकि कोई लिमिट जो है इस शख्स के लिए वहां पर नहीं थी। जी भास्कर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मैं ये जानना चाह रहा हूं भास्कर साहब, जब खनन इस तरीके का होता है या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके लिहाज से कितनी गंभीर स्थिति उस जगह की है? क्योंकि हमें लगता है वहां पर पूरी तरीके से वीराना है, वहां कुछ नहीं हो सकता है, जो हमारे पास रिपोर्ट है। सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। रेत बजरी पत्थर इसमें से उठ रहा है, ये हमारी संपत्ति है। अगर ये उठता है तो एक तरीके से उठना चाहिए, वैध तरीके से उठना चाहिए। सरकार को इसका राजस्व मिलना चाहिए, राजस्व मिलेगा तो जन कल्याण के कामों में लगेगा। लेकिन एक आदमी के अमीर बनाए जाने के लिए जिस तरीके से खनन सामग्री का दोहन चल रहा है, इसमें लंबे टाइम से, और एक आदमी धड़ाधड़ अमीर बनता जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हमारे सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों तक का इस आदमी के सिर के ऊपर हाथ है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति और बिल्कुल, ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि जब लगातार आवाज उठाई जाए और उसके बावजूद भी कार्रवाई ना हो, प्रशासन या सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद कर बैठे। रजत, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लखनऊ में क्या स्थिति है? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें जो हैं वो सीधे तौर पर कटघरे में हैं कि उनकी शय पर हाजी इकबाल ने याकूत संपत्ति इकट्ठा की। अब योगी सरकार है, अधिकारी जो है वो क्या अब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उम्मीद अब योगी सरकार से ही की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्राकृतिक संपदा का दोहन हुआ है, उसका एक नजीर ये हाजी इकबाल का पूरा मामला निकला है। और न सिर्फ सोनभद्र में, न सिर्फ मिर्जापुर और सहारनपुर में, बाकायदा सोनभद्र, चंदौली, इसने बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे खुल के प्राकृतिक संपदा का दोहन पिछले 10 सालों में किया गया। हाजी इकबाल के मामले में जब से खबर पूरा सुदर्शन न्यूज पे चलना शुरू हुई है, तब से पूरा प्रशासनिक मशीनरी बिल्कुल हलचल में आई है। और लगातार जितनी भी फाइलें अभी तक कहीं ना कहीं दबी हुई पड़ी थी हाजी इकबाल की, जिनके ऊपर धूल पड़ी हुई थी, उन फाइलों को फिर से खंगाला जा रहा है, फिर से निकाला जा रहा है। और ये बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में हाजी इकबाल के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट स्टिचर्स इस पे आए हुए थे, डायरेक्ट निर्देश इस पे थे, उसके बावजूद किसी तरीके की कार्रवाई हाजी इकबाल के ऊपर क्यों नहीं की गई। इसको लेकर जो खनन मंत्री है वो स्वयं इस बात को लेकर एक्शन में आई हैं। उन्होंने हाजी इकबाल की सारी संबंधित फाइलें अपने पास तलब की हैं। साथ ही साथ जो अन्य मंत्री हैं वो भी इस बात के, जो वहां से सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर से संबंधित हैं, वो इस पूरे मामले को लगातार काफी लंबे समय से उठाते चले आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी पूरा मामला आया है। अब इस मामले में जाहिर तौर पर जल्द से जल्द एक्शन हो, इसको सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द एक्शन हो, अब ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। और हाजी इकबाल ने जिन तमाम काले कारनामों को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो, इसकी जरूरत है। क्या कुछ उसने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए, खनन को अंजाम देने के लिए क्या कुछ किया है? किस तरीके से उसने अपराध की दुनिया में जो है कदम रखा और पूरी तरीके से खनन के जरिए जिले को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, पूरे इलाके को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और लौटेंगे।
हाजी इकबाल के काले कारनामों की फहरिस्त बेहद लंबी है, लेकिन अगर सिर्फ खनन की बात की जाए, जिससे उसने काली कमाई के जो तमाम पैसे हैं वो इकट्ठा किए हैं, उससे कितना नुकसान उसने पहुंचाया, अगर इसकी बात की जाए तो उसे भी करोड़ों में नापा जाएगा, अरबों में नापा जाएगा। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं अश्विनी त्रिपाठी, हमारे जो इनपुट एडिटर हैं। अश्विनी, कितना नुकसान इस शख्स ने खनन के जरिए पहुंचाया है? क्योंकि खनन पर ही ज्यादातर जो है मामले इस पर दर्ज हुए हैं और खनन को लेकर ही सवाल है, क्योंकि पूरी जो अगर उस इलाके की संपदा की बात करें, इस शख्स ने बर्बाद कर दी है। कितने इस पर मामले अब तक चले हैं? क्या कुछ इस पर अब तक कार्रवाई हुई है? और सजा की अगर बात की जाए तो उस पर क्यों नहीं हुई अब तक? सुदर्शन न्यूज़ ने जो इस पूरे माफिया इकबाल के जो मोडस ऑपरेंडी है, जब उसकी पड़ताल की तो जो उसके साथ तो सुदर्शन न्यूज़ के पास कुछ दस्तावेज जो आए तो बड़े चौंकाने वाले थे। और उस दस्तावेज के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हाजी इकबाल ने सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड या सिर्फ इलीगल माइनिंग का अपराध नहीं किया है, उसने एक पर्यावरण की हत्या की है। करीब 400 किलोमीटर के दायरे में उसकी एक्टिविटीज रही है। 500 गांव सीधे प्रभावित है। और सुमित, एक आप ध्यान दीजिएगा, करीब लाखों हजारों साल में धरती की सतह उपजाऊ बनती है, उसको इसने बंजर बना दिया है। लाखों लोगों का पेट भरने का उस जमीन में मादा थी, उसकी क्षमता थी, तराई जब बेल्ट माना जाता था, अब वो बंजर बन चुकी है। 50 गांव वहां के लोग वहां पर पैदावार करते थे, खेती करते थे, वो अब कुछ उगा नहीं सकते हैं, यानी उनकी भी जीविका छीन लिया है। तो सिर्फ मामला इलीगल माइनिंग का नहीं है, ये पर्यावरण का हत्यारा है। लाखों लोग के जो पेट भरने की जो ताकत थी धरती का, उसका हत्यारा है। 50 गांवों को जो जीविका मिल सकती थी, उसके जीविका का हत्यारा है। तो ये मामला है। दूसरी बात देखिए, 2015 में जो याचिकाकर्ता रणवीर सिंह ने जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से जो आदेश आया कि इसकी इस पूरे मामले की जांच की जाए और इस जांच के लिए आयकर विभाग को, ईडी को जिम्मेदारी दी गई, तो आयकर विभाग ने एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक कमेटी बनाई 2016 में देखी रिपोर्ट में, और उसके सारे जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कंपनियां जिसके जरिए करता था, फर्जीवाड़ा करता था, उसकी जो पड़ताल की गई, बेहद चौंकाने वाले हैं। और वो अभी तक उसकी हालांकि अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट कुछ सबमिट की गई है, कई के जवाब उसने दिए नहीं, और जो जवाब दिए गए जिन कंपनियों के द्वारा खुदाई कर रहा था, माइनिंग कर रहा था, वो भी चौंकाने वाले हैं। जो पैसे आए हैं, कई के तो पैसे ही नहीं आए, बैंक अकाउंट नहीं है, फर्जी कंपनियां हैं, लेकिन जिसमें पैसे भी दिखाए गए हैं वो दिखाया गया कि एग्रीकल्चर वो है। और खास बात यह है, देखिए, जब एग्रीकल्चर का डिटेल मांगा गया तो ये हाजी इकबाल ये बताता है कि पिछले 10 साल से बड़े इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंड का। उससे भी ये सवाल खड़ा किया गया कि मामला है क्या, कैसे ये फ्रॉड कर रहा था। देहरादून के माइनिंग जो डिपार्टमेंट, जो डीएम कह रहे हैं कि हमने कभी माइनिंग का लीज दिया ही नहीं, तब ये कैसे माइनिंग कर रहा था। सहारनपुर के डीएम कहते हैं कि हमने कभी माइनिंग का इसको अधिकार दिया ही नहीं, तब ये माइनिंग कैसे कर रहा था। ये माइनिंग कर रहा था सारे प्रशासन को, लोग को मिला करके, उनसे एक गोलबंदी करके, उनको पैसे खिला करके, धरती का सीना चीर करके उसकी उपजाऊ जमीन को ये दोहन कर रहा था जी। और हालत ये कर दिया है कि उसे बंजर कर दिया है। हमारे और रिपोर्ट है, आगे हम इसको दिखाएंगे, सीरीज में बताएंगे, ठीक, इसके और खुलासा करेंगे। दुबे साहब, ये बेहद गंभीर नहीं हो जाता है मामला और ज्यादा कि एक शख्स के पास किसी तरीके की परमिशन नहीं है खनन को लेकर, और लोगों को या वहां जो अधिकारी हैं उन्हें मिलाकर जो है उनका मुंह बंद कर किसी भी तरीके से अपनी काली कमाई का कुछ हिस्सा देकर, इस तरीके के मामलों में अगर देखा जाए तो एनजीटी जो है संज्ञान लेता है। कार्रवाई किस तरीके से होती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये अश्विनी आपके पास आ रहा हूं, एक दुबे साहब से मुझे पूछा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर कोई मुकदमा डलेगा तो उसके बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो संबंधित अधिकारी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और जो वहाँ की इरिगेशन डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनको ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सब कह सकते हैं भाई यहाँ पर माइनिंग हुई, यहाँ पर ये मिनरल्स थे, ये मिनरल्स कितने घन मीटर में थे और किस तरीके से अब खत्म हो गए। क्योंकि जैसा कि अश्विनी त्रिपाठी जी ने अभी बताया कि देहरादून के डीएम ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने हाजी इकबाल को कभी कोई परमिशन दी ही नहीं। तो जब परमिशन नहीं दी, उसके बाद भी 400 किलोमीटर के रेडियस में किस तरीके की माइनिंग करके मिनरल्स को, रेत को, सैंड को, स्टोन को, सबको खत्म कर दिया उस व्यक्ति ने, और फर्टाइल लैंड को अनफर्टाइल बना दिया। क्रॉप वहां नहीं हो सकती है, लोग जो जीविकोपार्जन के लिए उस पर थे। तो इस सब के लिए जो सिर्फ ईडी या टैक्सेशन डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन के अलावा
ये इसको रेस्टोर करने के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए कि जितना इसने अकूत संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति से वहां पर जो जितने भी लोग अगर जितने लोग प्रभावित हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, तभी रियल मायने में ये कहा जाएगा। अब सवाल आता है कि किस तरीके से कार्रवाई हो। कोई भी कोर्ट अपने आप सुओ मोटो एक्शन तब लेती है जब बहुत न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ हो या बहुत बड़े लेवल पर कहीं पर टीवी चैनल में आया हो, और इस तरह के छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ये सब बातें दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में या सुप्रीम कोर्ट के सामने आ नहीं पाती हैं। तो अभी जैसे रणवीर सिंह जी का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे माफिया से जिसने सरकारों से, माइनिंग ऑफिसर से, सबसे संपर्क बना करके और इस तरह की लीगल माइनिंग करता रहा, तो वो उसको उसके खिलाफ प्रॉपर जांच करने के बाद जो क्रिमिनल एक्शन बनना चाहिए उसके साथ साथ संबंधित अधिकारी जो उसको परमिशन दे रहे थे, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है और उन पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भास्कर साहब, जैसे अश्वनी त्रिपाठी ने यहां पर कहा, हमारे जो इनपुट एडिटर हैं, कि जो जमीन है उसे इस तरीके से खोदा गया है या उसकी वो लेयर जो फर्टाइल होती है उसे पूरी तरीके से वहां बर्बाद कर दिया गया है। जो लैंड वहां पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, अब क्या वो वापस उसी सिचुएशन में आ सकती है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन होती है? और जिस दौरान ये खनन किया जाता है किस तरीके के अधिकार जो हैं दिए जाते हैं? जब परमिशन किसी भी शख्स को मिलती है, हालांकि इस शख्स के पास कोई परमिशन नहीं थी, किसी तरीके का अधिकार नहीं था, जो डीएम है या जो अधिकारी, उनका कहना है कि उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, उसने इलीगल तरीके से पूरी माइनिंग की है, तो कितना नुकसान उसने जमीन को पहुंचाया है? अवैध खनन के खिलाफ संघर्ष करते रहे कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, खनन हो लेकिन वैध हो। इसमें बाला साहब से कई सारे मामले एक साथ निकल के आते हैं। सबसे पहला मामला हजारों करोड़ की संपत्ति की चोरी का मामला है। हजारों करोड़ का आपने रेत, बजरी, पत्थर उठा के और अपने पेट में डाल लिया, आपने बेच दिया, और ये सबसे पहले तो इतनी हजारों करोड़ की चोरी का मामला है। दूसरी बात यह है, साउथ अफ्रीका, सर्बिया और रशिया साइड से इस यमुना नदी में विहार करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आया करते थे, लेकिन इस अवैध खनन ने नदी की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो पक्षी एक इतिहास की बात रह गई कि पक्षी अब आते ही नहीं है। इसके अलावा अगर आके देखें तो सहारनपुर जिले का ये पूरा का पूरा एरिया और कुछ हिस्सा देहरादून जिले का जो उसमें आता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये हरित पट्टी है, ये पूरा का पूरा हिस्सा फलदार पेड़ों का है, ये पूरा का पूरा हिस्सा अच्छी फसलों का है। आप जाके देखे हैं, आप लोग के रिपोर्टर वहां गए हैं, कोई पेड़ नहीं बचा है, कोई खेती नहीं बची है, जमीनें बंजर हो चुकी हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, और वो पट्टी जो है वो हजारों रुपए के नोटों से बनाई हुई पट्टी है, इसमें साधारण कपड़े की पट्टी नहीं है। इसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमएलए तक शामिल रहे हैं, उनका वरदस्त बाला साहब को रहा है। अगर मंत्रियों को और विधायकों को इसमें उसके सिर पे हाथ ना होता तो एक आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती सरकारी संपत्ति को इस तरह से लूट सके। जी, सवाल यही है कि इन्हीं तमाम लोगों के साथ मिलकर जो है हाजी इकबाल जैसे लोग जो है देश की एक जिले की संपत्ति जो है उसे लूटा जा रहा है और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है और पूरी तरीके से जो है उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। रजत मामला जो है इतना गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इतनी बड़ी काली कमाई इन्वॉल्व है, हाजी इकबाल जैसा शख्स इन्वॉल्व है जो पूर्ववर्ती सरकार में एमएलसी तक रह चुका है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दिया, या यूं कहें कि हाजी इकबाल जैसे शख्स को जो है पनाह दी है, तो वो लोग भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं जो उस दौरान वहां पर पोस्टेड थे, जिनके होते हुए सब कुछ चल रहा था। वहां जो लखनऊ में तमाम मंत्री नेता इस वक्त बैठे हैं योगी सरकार में, वो क्या कह रहे हैं? क्या वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं पर कार्रवाई करेगी, या सहारनपुर में जो नेता या सांसद उस दौरान के हैं उन पर कार्रवाई होगी? सीधे तौर पर मामला उनका भी बनता है। जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई करने में थोड़ा समय चलिए, रजत की आवाज हम तक यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। रजत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क यहां पर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर सजा कब मिलेगी? हाजी इकबाल के काले कारनामों की सजा, उन अधिकारियों को सजा कब मिलेगी जिन्होंने हाजी इकबाल के साथ मिलकर इन काले कारनामों को अंजाम दिया? उन नेताओं को, उन पूर्ववर्ती सरकारों के साथ क्या होगा जो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।
तो हाजी इकबाल के काले कारनामों का हर एक कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हाजी इकबाल ने खनन के जरिए कुछ संपत्ति, काली संपत्ति इकट्ठा की और कैसे सत्ता में बैठे नेता मंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे रहे, कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। लेकिन अब उम्मीद योगी सरकार से की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही है कि अब जाकर कम से कम कार्रवाई हो। और ऐसे ही उम्मीद जो है उन तमाम अधिकारियों से भी है कि जो अभी तक आंख मूंदे बैठे रहे थे। वहीं इस मामले पर लेकर सुदर्शन न्यूज संवाददाता रजत मिश्रा ने खास बातचीत की कि क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर हाजी इकबाल पर होगी। खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हाजी इकबाल हो या राम गुलाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरीके के काले कारनामे जिसके होंगे और ऐसी करतूतों में जो लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हाजी इकबाल हो या राम गुलाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरीके के काले कारनामे जिसके होंगे और ऐसी करतूतों में जो लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई भी शख्स हो उस पर कार्रवाई होगी। अश्विनी, आपके पास वापस आ रहा हूं। आज जो है तमाम चीजें निकलकर जो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये शख्स जो है तमाम चीजों को अंजाम दे रहा था, और खनन राज्य मंत्री भी कह रही है कि कोई भी शख्स हो उस पर कार्रवाई होगी। एक उम्मीद भी लगती है कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी, और साथ ही साथ वो फैक्ट्स भी बताइए जो अभी तक इस शख्स के खिलाफ जो है हुए हैं या जो याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए थे। देखिए सुमित, ईडी ने अपनी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अपनी जांच में ये पाया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस मामला इसके पर साफ बनता है। और आपको याद होगा कि एक मामला NHRM का मामला भी आया था जब कुशवाहा के केस में यूपी के जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसमें भी इसके जुड़े होने के बाद ईडी ने अपनी जांच में पाया था और ये सुप्रीम कोर्ट में सारी रिपोर्ट आ चुकी है। ये मामला अभी चल रहा है, लेकिन ये इसकी पूरी कोशिश है कि जो भी इससे सवाल किए जाते हैं उसे टालने की, बाकायदा सीए के साथ मिलकर के, जो सीए हैं वहाँ के बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर के, क्योंकि फर्जी वो करना, एंट्री कराना और उसको बैक डेट से डलवाना, इसकी पूरी लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके पहले के जो प्रशासन के लोग थे उनकी पूरी इसकी सह थी और उनकी मदद थी जी। बावजूद इसके जांच के ईडी के जांच में आ चुका है, जो इनकम टैक्स के जो SIFO हैं उनकी जांच में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ ये मामला अपराध का, वही बार कह रहा हूं कि ये माइनिंग के अपराध का नहीं है, ये उससे बड़ा दायरा है, उससे बड़ा मामला है। सरकार को तत्काल इसे गिरफ्तार करना चाहिए, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आ चुकी है, अब योगी सरकार इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई करती है इस पे देखने की बात होगी। दूसरी है कि जब जांच रिपोर्ट आ चुकी है सरकार की, केंद्रीय सरकार की जो एजेंसियां हैं, उसके बाद किस बात की देरी है, ये एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है चुग साहब, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अभी भी जो है वहां पर रात के वक्त खनन हो रहा है। दिन के उजाले में भले ही शख्स ने, चाहे वो सख्ती योगी सरकार की हो, प्रशासनिक अधिकारियों की हो, वहां खनन अब भी जारी है। तो क्या वास्तविक यही स्थिति है या अभी भी दोहन जो है वो लगातार वहां पर चल रहा है आपके मुताबिक? दोहन लगातार चल रहा है और ये कह रहे रात के बाद दिन में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सीमा विभाग का बहाना रहता है कि इस राज्य की सीमा, इस राज्य की सीमा है। और आपको मैं एक बात और बता दूं इसके बारे में, बाला साहब के बारे में। सहारनपुर क्षेत्र का जो इलाका लोकल यूनिवर्सिटी से नजदीक लगता हुआ कई किलोमीटर लंबा इलाका है, वहां पे कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। जमीन खरीदने में वहाँ पे एक बहुत बड़े कारण है कि ये जमीन बाला साहब को पसंद आ गई, तो इस जमीन को दूसरा आदमी नहीं खरीदेगा, इस जमीन को बाला साहब हर हाल में खरीदेंगे। और चाहे बेचने वाला बेचना ना चाह रहा हो तब भी वो जमीन उसको बेचनी पड़ती है, क्योंकि उस जमीन के ऊपर बाला साहब की निगाह पड़ गई है। बहुत बड़ा फैक्ट है। और जो आपके सहारनपुर के बेहट के संवाददाता हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। पर्यावरण हमारा बर्बाद हो चुका है। अप्रैल के अंदर ही गर्मी आप देखिए कितनी ज्यादा हो गई थी, और उसकी वजह यही है जो अंधाधुंध प्रकृति का दोहन ये लोग करते हैं। और इनकी इतनी बड़ी हरकत पे सरकारें कोई कार्यवाही नहीं करती, अधिकारी कार्यवाही नहीं करते, अधिकारी ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और उनको सस्पेंड तक नहीं होते। कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। दुबे साहब, खनन माफिया कह दीजिए इसको, या आप इसे जमीन माफिया कह दीजिए। जैसे यहाँ पर चुग साहब जो है बता रहे हैं कि जो आसपास का इलाका है जहां इस शख्स ने पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है,
वहां कोई शख्स जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है और पूरे इलाके में खनन अब भी जारी है। तो सीधे तौर पर नजर आता है कि प्रशासन जो है वो उतना दिलचस्पी कम से कम नहीं दिखा रहा है दोहन होने में पूरी तरीके से। ये तीनों बातों का सबसे पहले तो एक जवाब पर आना पड़ेगा कि जो पहले सपा और बसपा के गुंडे हुआ करते थे वो अब भाजपा ज्वाइन कर लिया है उन लोगों ने। तो बेसिकली उनका कैरेक्टर तो वही है, वो कैरेक्टर नहीं बदला, अब वो वहां आ गए हैं। अब हाजी इकबाल जैसे लोगों को जो प्रोटेक्ट करने वाले ऑफिसर्स थे या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में वही बैठे हुए लोग हैं जो भाजपा सरकार में अभी भी हैं। तो ऐसे में अगर अर्चना पांडे जी का जो बयान आता है, अर्चना पांडे जी जो बयान देती हैं और रजत जी जो आकर के करवाते हैं, ये वाकई में एक है कि उनके संज्ञान में आया। तीसरी बात जो भू माफिया की बात है, जिस व्यक्ति का इतना टेरर है वहां पर कि जो कोई जमीन भी अपनी बेचना चाहे तो बाला साहब के अलावा किसी को नहीं बेच सकता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंडागर्दी का कितना आलम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में इकबाल बाला के नाम पर है। और आम आदमी बोलता होगा तो उसका या तो एक्सीडेंट या क्या करवा दिया जाता होगा, यह भी नहीं उम्मीद कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जब पहले कुछ नहीं कर रहा था तो लोग तो अभी वही हैं। तो अनलेस एंड अनटिल सरकार बदली है, स्वरूप बदला है, लेकिन अगर लोगों को देखे काम करने वाले लोग अभी के अभी वही हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं होगी तो तब तक इकबाल बाला जैसे लोग इसी तरह सपोर्ट बने रहे। पेश करने कम से कम जरूरत है। शिक्षाविद भी बन गए, अब माफिया शिक्षाविद भी बन गया, आप ये भी देख लीजिए उसे। तो किस तरीके की एजुकेशन होगी, यानी कि जो नींव जो है ना वो भी काली कमाई से जो है भरी गई है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन हाजी इकबाल का क्या होगा, इस सवाल का जवाब सुदर्शन न्यूज पर आपको मिलेगा हाजी इकबाल को भी जवाब कि उसने किस तरीके से अपने काले कारनामों के जरिए जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की है उसकी पाई पाई का हिसाब हम यहां पर लेंगे। उससे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उसके पास थी कि उसने इतनी अकूत संपत्ति हासिल कर ली। और तब तक हमारी यह मुहिम चलती रहेगी जब तक सत्ता में बैठे अधिकारी, सत्ता में बैठे लोग जवाब नहीं देते हैं कि हाजी इकबाल ने यह संपत्ति कहां से इकट्ठा की, कैसे उसके पास यह काली कमाई आई। और हाजी इकबाल जिसे लेकर कहा जाता है उसके सामने सहारनपुर जिलों में कोई मुंह नहीं खोलता है। हाजी इकबाल का मुंह सुदर्शन न्यूज ये लोकतंत्र उसकी ताकत खुलवाएगी, उसका जवाब जो है हम लेंगे कि आखिर कैसे उसने ये काली कमाई इकट्ठा की है। हमारी ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है, हाजी इकबाल के काले कारनामों की सजा उसे नहीं मिलती है। आज हमने आपको बताया है कि खनन को लेकर किस तरीके से हाजी इकबाल ने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। परतें खुलनी अभी बाकी हैं। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि ईडी के इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे किए हैं। इस मुहिम में तमाम चीजें उधड़ कर आएंगी सामने। हमारा ये प्रोग्राम तब तक चलेगा, हमारी ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक हाजी इकबाल को सजा नहीं मिलती। आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी। जय हिंद।